चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारे डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जितना भी डायग्राम है हम लोग का, ठीक है। बाकी जो डायग्राम अगर बच जाएगा तो उसको जो है हम बता देंगे कि ये भी डायग्राम जो है तुम लोग को कर लेना है। सबसे पहला जो हमारा डायग्राम है वो है ह्यूमन आई का डायग्राम। क्लियर है ना बात, है ना। सबसे फर्स्ट जो डायग्राम है हम लोग का किसका डायग्राम है, ह्यूमन आई का डायग्राम है। तो ह्यूमन आई के डायग्राम को हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। यहाँ हिंदी वाले के लिए भी दिया हुआ है मानव नेत्र, है ना, हिंदी में कहते हैं उसको मानव नेत्र। तो दोनों लोग देखते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई जो है वो कैसा ऑर्गन है, ये भी तुमसे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन आई का यूज़ क्या है। तो ह्यूमन आई का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, चीज़ों को देखने के लिए, है ना। ऑर्गन ऑफ साइट है ये, है ना, ऑर्गन ऑफ साइट है ये, चीज़ों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात, है ना। अब इसका एक एक जो पार्ट है ना, एक एक लेबलिंग है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया से रिलेटेड ये सवाल आ सकता है तुमसे कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है या फिर ओपेक होता है या फिर तुम्हारा ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। तो कॉर्निया जो है वो तुम्हारा कैसा होता है, वो कॉर्निया के जब हम बात करते हैं तो कॉर्निया जो है वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है ना। कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद याद रखना कि कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट होता है ना। उसके बाद आइरिस, आइरिस और प्यूपिल को तुम कैसे समझ सकते हो। आइरिस प्यूपिल को इस स्ट्रक्चर से देखने में तुमको समझ में नहीं आएगा। आइरिस प्यूपिल तुमको इस वाले आई के स्ट्रक्चर से तुमको देखने में समझ आएगा। ये हमारा जो बड़ा वाला गोला होता है उसको आइरिस कहते हैं, और जो छोटा वाला गोल होता है ना, ये क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, आइरिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आइरिस हो गया, और ये बीच वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, प्यूपिल हो गया। क्लियर है बात, है ना। ये तुम्हारा प्यूपिल हो गया, ये समझ में आ गया, आइरिस प्यूपिल समझ में आ गया। अब एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के रिलेटेड क्या सवाल आ सकता है, एक्वस ह्यूमर से रिलेटेड ये सवाल आ सकता है ना कि एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो प्रेजेंट होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में। क्लियर है बात, है ना। ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया और ये लेंस हो गया, तो इसके बीच में जो है तुम्हारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, है ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं लेंस की। तो लेंस जो है वो हमारा आई में कैसा लेंस होता है, तो आई में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव। तो याद रखना आई में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका जो फोकस है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। जिसका फोकस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद याद रखना है क्या, जो लेंस है उसको दोनों तरफ से जो सिलियरी मसल से वो क्या करता है, होल्ड करके रखे रहता है, ठीक है, होल्ड करके रखे रहता है। क्लियर है बात, है ना, क्लियर है इतना बात। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं। तो पीछे हमारे पास जो लेंस है, और लेंस से लेकर रेटिना तक, लेंस से रेटिना तक ये जितना भी फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट है ना, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्लियर है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। समझ में बात, लेंस से लेकर रेटिना तक जितना भी ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब रेटिना की बात करें तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है हमारा आई का, है ना, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है हमारा आई का, है ना, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना के ऊपर ही इमेज बनता है, याद रखना। कोई पूछेगा इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना के ऊपर क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा इमेज बनाता है, तो ये इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है ना, रियल इमेज बनाता है। उसके अलावा और कैसे इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब कि जो ये जो रेटिना के ऊपर इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा इमेज बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि इमेज उल्टा बन रहा है तो हम चीज़ों को सीधा कैसे देख पा रहे हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो इमेज बनता है ना, ठीक है, उल्टा इमेज बनता है, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में सिग्नल जाता है, और वो उस इमेज को क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। वो इस इमेज को क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्लियर है इतना बात, है ना। तो ये जो है हमारा डायग्राम हो गया किसका, आई का। क्लियर है बेसिकली। अच्छा, ये याद रखना कि आई का जो आईबॉल है ना, आईबॉल वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, और उसका डायमीटर जो है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका डायमीटर होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे डायग्राम के ऊपर। अब देखो दूसरा जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जितना भी डायग्राम यहाँ पे करा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बताते चलेंगे। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आता है तुम्हारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है।
सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं ना, तो सबसे पहला पार्ट सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है ओविडक्ट है ना। याद रखना, ये भी सवाल आ सकता है कि ओविडक्ट को हम लोग और क्या कहते हैं। तो ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझ आया बात? ओविडक्ट को क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब का कई सारे पार्ट होते हैं जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना। बेसिकली तुमको याद रखना है कि ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है क्या। तो ये वो जगह है ना जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इसे हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है ना बात? यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, तो याद रखना एम्पुला में, है ना। कहाँ होता है? एम्पुला में। यहाँ पे बेसिकली लिख देते हैं कि कहाँ पे होता है? एम्पुला में होता है। क्लियर है बात? है ना, एम्पुला में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है? तो यहाँ से तुम्हारा क्या जाता है बाबू? स्पर्म जाता है यहाँ से, और ये ओवरी है ना। ओवरी से जो है तुम्हारा क्या निकलता है? ओवम निकलता है। और स्पर्म और ओवम दोनों जो है यहाँ पे मीट करते हैं। ठीक है, दोनों जो है मिलते हैं, है ना। और फ्यूजन होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिंगैमी एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। और उसके बाद जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। क्लियर है इतना बात? है ना। तो याद रखना। अच्छा, यहाँ पे जो ओवम है वो ओवम क्या है? फीमेल गैमेट है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट। याद रखना, ओवम जो है तुम्हारा फीमेल गैमेट और स्पर्म मेल गैमेट। क्लियर है। और ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये दोनों के तुम्हारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हमेशा याद रखना है, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट जो है हमारे हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरा लेबलिंग के यूट्रस के ऊपर। ठीक है, यूट्रस को हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू? गर्भाशय कहा जाता है ना। गर्भाशय, गर्भाशय कहने का मतलब ये वो जगह है जहाँ पे कौन रहेगा? फीटस रहेगा। ठीक है, यूट्रस। और यूट्रस का कितना लेयर होता है? तो यूट्रस का टोटल 3 लेयर होता है ना। यूट्रस का कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा लेयर ब्रेक डाउन होता है? तो इंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है बात? उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेबलिंग जो है हमारा सर्विक्स है, और देन जो है वजाइना है ना। देन जो है वजाइना है। क्लियर है। तो इतना लेबलिंग के साथ तुमको ये डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बात? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि ज़्यादा डायग्राम हम लोग को डिस्कशन करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है तुम्हारा मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, है ना। ये वो सिस्टम है जो जिसका काम क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का काम क्या इसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। अब तुमसे ये सवाल पूछ सकता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन होता है? सबसे पहला सवाल बिहार बोर्ड से में ये आता है तुम्हारा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन होता है? तो द मेन ऑर्गन ऑफ एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज किडनी। ठीक है, वो कौन है बाबू? वो तुम्हारा किडनी है ना। सबसे मेन ऑर्गन, सबसे मेन ऑर्गन जो है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो क्या है? किडनी है। क्लियर है इतना बात? है ना। उसके बाद और क्या होता है इसमें? तो तुमको यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेन देखने को मिल रहा है, अओर्टा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरेटर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे सब में लेफ्ट लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये लेफ्ट साइड की बात हो रही है ना। सारा लेफ्ट साइड वाले को लेबलिंग किया है, इसलिए लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा वेना कावा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा। मेन लेबलिंग कौन कौन है बाबू? मेन लेबलिंग है तुम्हारा किडनी करना है तुमको एक लेबलिंग, है ना। उसके बाद तुमको क्या लेबलिंग करना है? उसके बाद तुमको यूरेटर लेबलिंग करना है, यूरेटर लेबलिंग करना है। उसके बाद तुमको यूरिनरी ब्लैडर लेबलिंग करना है और उसके बाद यूरेथ्रल लेबलिंग करना है। ठीक है, समझिए बात। अच्छा, किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करना, है ना। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करना। और कैसे करता है? तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। समझिए बात। और हर एक किडनी में लगभग, हर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? हर एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, है ना। हर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। क्लियर है बात? ठीक है, और याद रखना नेफ्रॉन जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? नेफ्रॉन। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आ गया इसका। नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हम लोग का न्यूरॉन का डायग्राम है ना। किसका डायग्राम है? न्यूरॉन का।
अब देखो न्यूरॉन के डायग्राम में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो डिफरेंस है न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, गलती मत कर देना। नेफ्रॉन जो था वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी था, है ना, और न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझिए बात, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा न्यूरॉन। और ये एक इंपॉर्टेंट है, समझिए बात, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डील करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो बाहर में जो शॉर्ट ब्रांच है ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। ये जो शॉर्ट ब्रांच है इसे क्या कहते हैं हम लोग, डेंड्राइट कहते हैं, क्लियर है ना। उसके बाद हमारे पास जो है बीच में सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो लॉन्ग ब्रांच है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के एंड पे हमारे पास क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है ना। अब ये नर्व एंडिंग जो है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ता है, ठीक है, और दोनों न्यूरॉन एक साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं। याद रखना, जहाँ कभी भी दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, एक का तुम्हारा नर्व एंडिंग जुड़ेगा, है ना, और एक का तुम्हारा डेंड्राइट वाला पार्ट जुड़ेगा, दोनों जुड़ेंगे, और जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं ना वहाँ पे क्या बनता है बाबू, साइनेप्स बनता है, ठीक है। तो साइनेप्स के बारे में एग्जाम में तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स जो है ये जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, ठीक है, समझिए बात, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वही क्या कहलाता है, तुम्हारा साइनेप्स कहलाता है। क्लियर है बात, है ना। ये तुम हायर क्लास में जाओगे तो साइनेप्स के भी टाइप्स होते हैं, न्यूरॉन्स के भी टाइप्स होते हैं, समझ आए बात। तो ये तुमको हायर क्लास में पढ़ना है, बेसिकली तुमको इतना ही पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना कि माइलिन सीट कहाँ प्रेजेंट होता है, पूछ सकता है ये सवाल कि माइलिन सीट कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन के कौन से पार्ट में। तो माइलिन सीट जो है वो एक्सॉन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। माइलिन शीट जो है तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सॉन वाले पार्ट में जो है तुम्हारा माइलिन शीट प्रेजेंट होता है। सब न्यूरॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें माइलिन शीट नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना बात, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है ना, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। और ये हमको लगता है, जहाँ तक हमको याद है, कि ये 5 मार्क्स में पूछा गया था, जिसमें बहुत इजी है समझो कि तुम्हारे लिए, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखो सबसे पहले अमीबा को ड्रॉ कर देना। अमीबा को ड्रॉ करना बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से रफ स्ट्रक्चर बना देना, बीच में न्यूक्लियस दे देना, ये अमीबा हो गया, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, जो इस तरीके का बाहर में स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग। तो ये स्यूडोपोडिया क्या है, ये स्यूडोपोडिया अमीबा का फॉल्स लेग है ना, फॉल्स लेग है या फॉल्स फीट कह सकते हो, ठीक है। और इस स्यूडोपोडिया से ये क्या करता है, इस स्यूडोपोडिया को क्या करता है, घेरता है ना, स्यूडोपोडिया को क्या करता है, घेरता है, और फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है ना, और एक वैक्यूल्स बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इस तरीके से जो है न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है अमीबा। याद रखना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पूछेगा अमीबा में कि किस तरीके का मोड है न्यूट्रिशन का, तो क्या किस तरीके का मोड होता है बाबू, होलोजोइक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा का। क्लियर है बात। उसके अलावा एक बात और याद रखना, ये बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है कि स्यूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्यूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्यूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा वो अमीबा में प्रेजेंट होता है। इस बात को दम ब्रेन में सेट कर लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड क्लास 10 में बहुत बार आया है कि स्यूडोपोडिया कहाँ प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है ना। और वो अमीबा का क्या है, तो वो अमीबा का फॉल्स लेग है, फॉल्स फीट है। उसी के मदद से, इसी स्यूडोपोडिया के मदद से ये मूवमेंट भी करता है, समझे बात को, है ना, मूवमेंट भी करता है। इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये फूड को कैप्चर भी करता है, क्योंकि ये सब सवाल आ सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर अमीबा का जो है फूड कैप्चरिंग में मदद करता है, स्यूडोपोडिया। समझ में बात, इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो क्लियर है डायग्राम। नाउ नेक्स्ट डायग्राम हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा के ऊपर। इजी डायग्राम है, 2-3 बात याद रखना है इसमें। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से जो है इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गार्ड सेल दिखा देंगे, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर में क्या हो गया हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है बाबू। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर ऑफ प्लांट के लिए,
है ना। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो ओपनिंग है इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमाटल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, गार्ड सेल। स्टोमाटल पोर और गार्ड सेल ये दोनों मिलकर तुम्हारा क्या बनाता है, स्टोमाटा बनाता है, ठीक है। स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। क्लियर है बात। और ये जो स्टोमाटा है ये क्या करता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। मोस्टली जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये गैसियस एक्सचेंज करवाता है, ये क्या करवाता है, गैसियस एक्सचेंज कराता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को लेना हो तो लेता है, और ऑक्सीजन रिलीज करना हो तो रिलीज करता है बाय दिस पोर, इसी पोर के थ्रू, ठीक है। समझ में बात। या फिर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर का रिमूवल होता है वो भी इसी ओपनिंग से होता है। समझ में बात, वो भी क्या होता है, इसी ओपनिंग से होता है। क्लियर है बात, समझे। चलो अच्छा, यहाँ से एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह का कमी है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन सा गैस लेता है, CO2, है ना। प्लांट कौन सा गैस लेता है, CO2 लेता है, याद रखना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन सा गैस लेता है, CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन प्लांट कौन सा गैस लेता है, O2 लेता है, यानी कि ऑक्सीजन लेता है। समझे आप, है ना। और ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है, जो ग्लूकोज बनाया था फोटोसिंथेसिस के दौरान उस ग्लूकोज को तोड़ता है ATP में और कार्बन डाइऑक्साइड में। समझ में बात, क्लियर है चीज। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग फ्लावर के डायग्राम के ऊपर। तो देखो फ्लावर का डायग्राम तुम इस तरीके से अगर बना सकते हो, कैपेबल हो तो तुम बना लेना। अगर तुमसे ये नहीं बन रहा है तो एक इजी डायग्राम, एक इजी तरीका बता रहे हैं उसको बना लेना, ठीक है। और लेबलिंग प्रॉपर कर देना। देखो सबसे पहले क्या करना, नीचे से ऐसे आना, है ना। नीचे से एक ऐसे डंटी बना लेना, है ना। और इस डंटी से ऐसे करके ऐसे गोल बना लेना, ठीक है। ये वाला जो है तुम्हारा क्या कहलाता है, पेडिसेल कहलाता है। पेडिसेल PEDICEL पेडिसेल कहलाता है। ये वाला पार्ट तुम्हारा कहलाता है थैलेमस, ठीक है। THALAMUS थैलेमस कहलाता है। क्लियर है बात। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे हमारे पास होता है सेपल, है ना। क्या होता है, सेपल। इस तरीके से भी बता देते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हरा होता है पत्ते की तरह, उसे क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। यहाँ डायग्राम में भी देख रहे होगे, ठीक है, सेपल। उसके बाद हमारे पास कलर्ड पार्ट होता है, इस तरीके से हम दिखा देंगे कलर पार्ट को, समझे। ये इजी डायग्राम है, कलर पार्ट होता है। इस कलर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस कलर पार्ट को हम लोग कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल, है ना। कलर्ड पार्ट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ये तुम्हारा सेपल कहलाता है। SEPAL सेपल कहलाता है, ठीक है। याद रखना कि सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। लेबलिंग में ना भी लिखोगे कैलिक्स तो चलेगा, ठीक है। और पेटल के ग्रुप को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, दो थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, और एक बीच में ड्रॉ कर देंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देना, इसमें बना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या हो गया, एंथर हो गया, ठीक है। और ये जो डंटा है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाता है, स्टेमन। क्लियर है बात। फिर उसके बाद यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहाँ पे तुम्हारा ऊपर में स्टिग्मा हो जाएगा, नीचे स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। और ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर क्या बनाएगा बाबू, तो यहाँ पे तुम्हारा इधर लिख देते हैं, ये तीनों मिलकर तुम्हारा बनाएगा पिस्टिल। याद रखना पिस्टिल को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। और एक और नाम बताए थे अगर याद हो तो गाइनोशियम भी कहते हैं, है ना। और स्टेमन को हम लोग एंड्रोशियम भी कहते हैं। क्लियर है बात। तो सारा जो चीज़ था तुम्हारा रिलेटेड टू फ्लावर उसको मैंने डिस्कस कर दिया, है ना। अब जो है नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझो। देखो सबसे पहला ये एक डायग्राम है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब दो पार्ट में, है ना। फिजन मतलब टूटना, ठीक है, दो पार्ट में अमीबा का टूटना। तो अमीबा से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गया। पहला न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है, तो वो वाला डायग्राम बनाएंगे, है ना। और अगर पूछे कि बाइनरी फिजन जो है अमीबा में कैसे होता है, तो ये वाला जो है हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अमीबा में द्विखंडन, है ना, अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। या तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से किस में द्विखंडन होता है, ऑप्शन में दे देगा अमीबा, लेशमानिया, यूग्लिना, ठीक है, इस तरीके से। और डी में दे देगा इनमें से सभी। तो इन सभी में जो है तुम्हारा क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है,
ठीक है, याद रखना। तो बाइंडिंग फिजन अमीबा में कैसे होता है, तो ये हमारा अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा सबसे पहले क्या किया बाबू, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस किया। कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस किया, फिर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, ठीक है। और ये 2 पार्ट में टूट गया। इस तरीके से एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग फिजन इन अमीबा, है ना। मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा का बन जाना क्या कहलाता है, बाइंडिंग फिजन इन अमीबा। और बाइंडिंग फिजन जो अमीबा में होता है वो कैसा होता है, एनी प्लेन से होता है। मतलब कैसे भी जो है अमीबा तुम्हारा ऐसे 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 कैसे भी जो है 2 पार्ट में टूट सकता है, ठीक है, समझ में यहाँ पर। अब लेशमानिया है दूसरा तुम्हारा, लेशमानिया में भी बाइंडिंग फिजन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बाइंडिंग फिजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये इस तरीके से जो है 2 पार्ट में बंटता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से, है ना, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, समझिए बात, क्लियर है बात, ठीक है। और अच्छा एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, पारामीशियम, ठीक है। तो पारामीशियम में बाइंडिंग फिजन कैसे होता है, तो याद रखना इसमें ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन होता है इसमें, समझे बात को, है ना। ट्रांसवर्स बाइंडिंग फिजन तुम्हारा इसमें होता है, क्लियर है बात, ठीक है। और लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल होता है, उसके अलावा यूग्लिना में भी, ठीक है, यूग्लिना में भी तुम्हारा जो बाइंडिंग फिजन होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो बाइंडिंग फिजन किस में हुआ, अमीबा में, है ना, अमीबा में, लेशमानिया में, यूग्लिना में, पारामीशियम में, ये चारों में बाइंडिंग फिजन होता है, द्विखंडन होता है, ठीक है। और किसमें कैसे होता है मैंने ये भी बता दिया। बाइंडिंग फिजन अमीबा में किसी भी प्लेन से हो सकता है, लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल है, यूग्लिना में भी लॉन्गिट्यूडनल है, और पारामीशियम में ट्रांसवर्स है, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए, है ना, इसको तो प्रैक्टिस करना होगा, समझ रहे हैं, हार्ड है लेकिन करना होगा किसी भी हाल में। देखो ये जो डायग्राम है किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। आया तो सीधा 5 नंबर में, आएगा, समझिए अब बात। उसके अलावा एक और तुम्हारा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो भी आएगा तो सीधा 5 नंबर में, समझिए बात, वो भी 5 नंबर में आएगा। हार्ट का डायग्राम अगर आया तो वो भी 5 नंबर में आएगा। आई वाला जो फर्स्ट डिस्कस किया वो भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। ये सब डायग्राम मोस्टली चांस है कि तुम लोग के एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, ठीक है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है ना, नेफ्रॉन में तुमको क्या क्या याद रखना है, तो देखो सबसे ऊपर में तुमको यहाँ पे याद रखना है ब्रांच हो गया रीनल आर्टरी का, ठीक है। जो रीनल आर्टरी हमने देखा था अभी है हमारा, यहाँ पे जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखा था तो वहाँ पे हमने रीनल आर्टरी देखा था, तो उसका ये ब्रांच हो गया। यहाँ पे तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, बोमेंस कैप्सूल के अंदर तुम्हारा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। इस रिलेटेड बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम तुमको बेसिकली नाम ही बता रहे हैं। बहुत सारा चीज़ बता देंगे तो वो भी याद नहीं रहेगा, इसलिए जो इसमें ऐसा ही ये हार्ड डायग्राम है, ऊपर से और हम बहुत सारा चीज़ बता दें तो दिक्कत हो जाएगा, तो सिर्फ नाम पे ध्यान रखना है, ठीक है। इधर जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हो गया। इसी ट्यूबुलर पार्ट में जो हम लोग सवाल किए थे, तो एक सवाल आया था ना कि पीसीटी डीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी डीसीटी क्या है, ये यही ट्यूबुलर पार्ट का ही पार्ट है, समझिए बात, ट्यूबुलर पार्ट का ही पार्ट है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यही तुम्हारा ट्यूबुलर पार्ट का ही पार्ट है, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद तुम्हारा आ गया यहाँ पे ब्रांच हो गया रीनल वेन का, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कैपिलरीज हो गए। कैपिलरीज हम बताए थे जहाँ पे आर्टरी और वेन मिलते हैं तो क्या बनता है, कैपिलरीज बनते हैं, ठीक है। और इधर अपना साइड में तुम्हारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है बात। और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, नेफ्रॉन का हो गया। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर उतना पूछा नहीं गया है आपसे एग्जाम में, याद रखना। इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इस बात को याद रखना। हाँ, वो जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था ना, जो अभी हमने नेफ्रॉन के बारे में बात किए, वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी है एग्जाम में, ठीक है। जो अमीबा के बारे में हमने देखा, न्यूट्रिशन अमीबा, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर बात। डाइजेस्टिव सिस्टम को जो मैंने बताया 5 नंबर का, जो कल के क्लास में हमने तुमको दिया भी था बनाने के लिए और दिया था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी तुम्हारा 5 नंबर में पूछा जा चुका है 2024 के एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये सारे डायग्राम जो पूछे जा चुके हैं वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है, समझ में आया बात जी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हार्ट के डायग्राम के ऊपर, है ना। तो हार्ट का डायग्राम जो है इसको देख लीजिए। हार्ट के बारे में पहले हम बेसिक बात करते हैं। तो हार्ट में जो है तुम्हारा कितना चैम्बर होता है भाई, तो हार्ट में जो है 4 चैम्बर होता है, पहला बात, है ना। हार्ट में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है,
ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, तो जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं, तो जो राइट साइड में वो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बात? ठीक है, पहले ये याद हो गया। 4 चैम्बर होता है, कौन कौन सा? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? 4 चैम्बर हो गया। क्लियर है बात? अब देखो, सबसे बड़ा जो वेन होता है हमारा, याद रखना, सबसे बड़ा वेन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन कौन होता है? वेना कावा होता है। कौन होता है? वेना कावा। ठीक है, और यही वेना कावा का 2 पार्ट, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो है वही क्या करता है? राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आता है। और इंफीरियर वेना कावा भी, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों सबसे लार्जेस्ट वेन है हमारे बॉडी का। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वेन अगर पूछे हमारे बॉडी का कौन है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जिसको कॉमनली हम लोग वेना कावा कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करता है? हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसको राइट एट्रियम में लाता है ना, उसको क्या करता है? राइट एट्रियम में लाता है। क्लियर है बात? राइट एट्रियम से जो है वो ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेशन भी क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन से सवाल आएगा तो भी 5 नंबर का आएगा, है ना। बोलेगा कि सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का बॉडी में, और हार्ट में जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी क्लियर कर दे रहे हैं, है ना। तो सर्कुलेशन जो है वो कैसे है? सर्कुलेशन ऑफ हार्ट से अगर सवाल आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड है वो कहाँ आया? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, बीच में एक वाल्व होता है, ठीक है। वाल्व जो है ये खुलता है, वाल्व जो है ये क्या करता है? खुलता है, और ये राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो किस में चला जाता है बाबू? राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे जो वाल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लिख देते हैं इन शॉर्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उस वाल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्यों हम आज वाल्व पे जोर डाल रहे हैं? क्योंकि सवाल PYQ में वाल्व से पूछा गया है। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्लियर है बात? है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा देख लो बाबू, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा लंग्स में जाता है ब्लड। कहाँ जाता है? लंग्स में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, फिर वहां से जो ब्लड है लंग्स से फिर जो है तुम्हारा ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। ब्लड लंग्स से जो है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। समझिए बात? और फिर लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड जो है तुम्हारा किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है किसे? यहाँ पे एक वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं इसे? बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व है। समझे बात को? बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व है। समझ में आया बात? तो ये बेसिकली जो है ये तुम्हारा क्या है? सर्कुलेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ आउर्टा। आउर्टा जो लेबलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आउर्टा जो है ये लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारे बॉडी का, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, ये सब सवाल पूछ सकता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारे बॉडी का कौन होता है? आउर्टा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी। और लार्जेस्ट वेन कौन है? वेना कावा। क्लियर है इतना बात? है ना। अब यहाँ पे जो सर्कुलेशन मैंने बताया तो घेज पेज हो गया। हम सोच रहे हैं कि एक पेज में इन शॉर्ट तुमको सर्कुलेशन समझा दें। आज तक इंटर के बच्चा को भी अगर तुम जाकर करंटली सर्कुलेशन पूछ दोगे तो बहुत सारा बच्चा गलत सर्कुलेशन बता देगा। ठीक है, समझ में आया बात? क्योंकि बात समझ नहीं पाता है वो। तो बात को हम तुमको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एक ब्लैंक लेके स्लाइड। ठीक है, सबसे पहले बॉडी से ब्लड आया। ठीक है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वो ब्लड बॉडी से कहाँ गया भाई? तो बॉडी से जो ब्लड है वो तुम्हारा वेना कावा के थ्रू, किसके थ्रू? वेना कावा, है ना। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये पहुंचा कहाँ? राइट एट्रियम में। किस में पहुंचा? राइट एट्रियम में, है ना। हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कहाँ पहुंचा? राइट एट्रियम में पहुंचा। ठीक है, राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा भाई? तो राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है बात? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। एक मिनट, ये कौन सा वाल्व है यहाँ पे बाबू? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्लियर है बात? उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा?
तो ये जाएगा तुम्हारा लंग्स में, फिर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, है ना, लंग्स में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, इन शॉर्ट पीए लिखते हैं, है ना, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स से जो है ब्लड कहाँ चल जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, समझे बात को, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर है बात। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में क्या डिफरेंस है, ट्राइकस्पिड में 3 कस्प हैं, ठीक है, बाइकस्पिड में 2 कस्प है, ठीक है, इसी वजह से इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जा रहा है। क्लियर है बात। और बाइकस्पिड वाल्व को ही, ये सवाल आता है एग्जाम में कि बाइकस्पिड वाल्व को ही और क्या कहा जाता है, मिट्रल वाल्व कहा जाता है ना, मिट्रल वाल्व कहा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, अओर्टा के थ्रू, जो लार्जेस्ट आर्टरी था उसके थ्रू वापस जो है ब्लड कहाँ चल जाएगा, बॉडी में चल जाएगा। दिस इज योर सर्कुलेशन। क्लियर है एकदम, ठीक है। समझ में आया तो सीधा कितना में आया, 5 में आया, ठीक है। आवेगा तो सीधा कितना नंबर में आवेगा, 5 नंबर में। इस तरीके का सवाल है ना, क्योंकि दम है इन सभी सवालों में। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं आगे, है ना। बाकी एक सेशन और हमको डायग्राम के ऊपर लेना पड़ेगा, सिंगल में मुश्किल लग रहा है, ठीक है। ये है तुम्हारा प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फ्यूजन इसमें दिखाया गया प्लाज्मोडियम में, है ना। प्लाज्मोडियम में तो ये बात रखना कि कौन सा फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। और बाइंडिंग फ्यूजन कौन करता है, अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, लॉन्ग और लेशमानिया, ठीक है। ये चारों जो है तुम्हारा बाइंडिंग फ्यूजन करता है। और मल्टीपल फ्यूजन कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ये तो याद रखना है। अगर डायग्राम है तो कुछ इस तरीके से बना देना है तुमको। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया नाम की बीमारी के लिए, ठीक है। मलेरिया नाम के बीमारी के लिए प्लाज्मोडियम जो है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे जो तुम्हारा वेक्टर है वो कौन है, वेक्टर जो है वो मॉस्किटो होती है। कौन सी मॉस्किटो होती है, तो मलेरिया है, तो मलेरिया में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये भी पूछा जा सकता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। समझ में बात, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किसका डायग्राम, प्लाज्मोडियम का डायग्राम हो गया, है ना। चलो, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी एक सेशन और लेंगे डायग्राम का और फिर इसको डायग्राम वाले को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है बात।